आज से तकरीबन 150 साल पहले छोटे से कॉटन ट्रेडर ने भारत को बदलने का सोचा, मगर इन्हें ये नहीं पता था कि इनकी ये सोच एक ऐसे एम्पायर को बनाएगी जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर होगा, जो कि आज टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया में इस वक्त 195 कंट्रीज मौजूद हैं, जिनमें से 150 कंट्रीज में सिर्फ टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है और 100 से ज्यादा कंट्रीज में टाटा ग्रुप अपने ऑपरेशंस खुद मैनेज करता है। मगर इन सब की शुरुआत साल 1839 में हुई, जब जमशेदजी टाटा का जन्म होता है। 1858 में जमशेदजी टाटा एजुकेशन पूरी करते हैं और अपने फादर के साथ मिलकर कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस करने लगते हैं। अगले 10 सालों में कई मुश्किलों के बावजूद इनका बिजनेस काफी बढ़ जाता है और काफी बड़ा बन जाता है। मगर जमशेदजी टाटा अकेले कॉटन को ट्रेड करके खुश नहीं थे, वो खुद कॉटन से क्लॉथ मैन्युफैक्चर करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 1877 में नागपुर में एम्प्रेस मिल को सेटल किया और मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वहाँ के वर्कर्स अपने काम में सीरियस नहीं थे और हर दिन 20% से ज्यादा वर्कर्स एब्सेंट होते थे, हफ्तों की छुट्टियां लेते थे और ज्यादा देर तक काम भी नहीं करते थे। जमशेदजी टाटा ने इसका एक बहुत बेहतरीन हल निकाला और ये हल ऐसा साबित हुआ कि आज के दिन भी 100 साल बाद इसी तरीकेकार पर बड़ी से बड़ी कंपनी काम कर रही है। इन्होंने वर्कर्स को डांटने डपटने और इनकी सैलरीज काटने की बजाय इन्हें मोर फैसिलिटीज देने का फैसला किया। इन्होंने वर्कर्स के लिए प्रोविडेंशियल फंड की स्कीम लॉन्च की। इस स्कीम के मुताबिक वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी और इनकी एजुकेशन का खर्चा, इंश्योरेंस और मेडिकल कंपनी की तरफ से फ्री होगा। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट के लिए स्पोर्ट डे और फैमिली डे भी रखेंगे। और तो जो वर्कर ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म करता था, इसे सबके सामने इनाम भी दिया जाता था। इंटरेस्टिंग बात तो ये है, इनकी ये स्कीम काम भी कर दी और वर्कर्स अपने आप को वैल्यूड महसूस करने लगे और कंपनी को अपनी कंपनी समझकर काम करने लगे। साल 1880 में जमशेदजी ने देखा कि इंडिया में दिन ब दिन इंडिपेंडेंस की डिमांड बढ़ती जा रही है। जमशेदजी का मानना था कि ये इंडिया को मजबूत बनाने के लिए हर चीज का इंडिया में बनना लाजमी है। उस वक्त सिल्क बहुत प्रीमियम कपड़ा समझा जाता था और फ्रांस का सिल्क उस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर था, क्योंकि फ्रांस का सिल्क बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का समझा जाता था। मगर इसमें दिक्कत ये थी कि फ्रांस के सिल्क वर्म्स इंडिया में सरवाइव नहीं कर सकते थे, क्योंकि फ्रांस के सिल्क ब्रीड सिर्फ फ्रांस के मौसम में ही सरवाइव कर सकती थी। मगर जमशेदजी ने ये ऑब्जर्व किया कि बेंगलोर का मौसम फ्रांस जैसा ही है। ये देखते हुए वो फ्रांस गए और वहाँ से सिल्क वर्म की एक ब्रीड इंडिया ले आए और इंडिया में उन वर्म्स के लिए फ्रांस जैसा ही माहौल तैयार किया। इसका नतीजा ये निकला कि वो वर्म्स सरवाइव कर गए और टाटा सिल्क ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की शुरुआत हुई। और इसका नतीजा ये निकला कि जमशेदजी टाटा ने इंडिया को उस वक्त का बेहतरीन सिल्क प्रोवाइड किया। जमशेदजी टाटा चूंकि मुंबई के रहने वाले थे और हमेशा से ही वहाँ एक वर्ल्ड क्लास होटल बनाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने साल 1889 में ताजमहल होटल बनाने की शुरुआत की। ताजमहल होटल को इस तरह डिजाइन किया गया कि उसका हर रूम समंदर की तरफ फेस करे और गेस्ट को ऐसा लगे कि वो पानी पर तैर रहा है। 1903 में इस होटल को हर किसी के लिए पहली बार ओपन कर दिया गया। जमशेदजी ने कई ऐसे फैसले किए जो सही साबित हुए, लेकिन इनमें से सबसे अच्छा फैसला स्टील बिजनेस का था, क्योंकि इस वक्त इंडिया में स्टील की बहुत ज्यादा जरूरत थी। चाहे वो रेलवे सेक्टर हो, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो या मैन्युफैक्चर सेक्टर, हर जगह स्टील की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। इसलिए जमशेदजी ने फैसला किया कि वो स्टील मैन्युफैक्चर प्लांट इंडिया में ही लगाएंगे। जमशेदजी ने 17 साल इंडिया में हाई क्वालिटी आयरन को ढूंढने में लगा दिया, क्योंकि स्टील बनाने के लिए आयरन सबसे इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल था। मगर जमशेदजी को मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ा। आखिरकार 1899 में इन्हें बेंगलोर प्रोविंस में हाई क्वालिटी आयरन के रिजर्व्स मिल गए, जिसके बाद इन्होंने माइनिंग और स्टील प्लांट को सेटअप करना स्टार्ट किया। मगर इससे पहले कि वो इंडिया में स्टील को बनते अपनी आंखों से देखते, 1904 को 65 वर्ष की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। मगर जमशेदजी टाटा के इस मिशन को पूरा करने के लिए दोराबजी टाटा को मैदान में आना पड़ा, जिसके बाद 1907 में आयरन और स्टील कंपनी स्टेबल की गई, जिसे आज टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा प्लांट था और वर्ल्ड वॉर 1 में इसी प्लांट के जरिए ब्रिटिशर्स ने अपनी स्टील की डिमांड्स को पूरा किया था। दोराबजी टाटा के आने के बाद टाटा ग्रुप बहुत तेजी से तरक्की करने लगा। 1910 में टाटा पावर के नाम से इंडिया की सबसे पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी बना दी गई, जहां नेचुरल वाटरफॉल्स और आर्टिफिशियल लेक्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगी और कई बड़ी इंडस्ट्रीज को इसी पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना शुरू कर दी गई। इस वक्त क्योंकि साइंस पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से तरक्की कर रही थी और टाटा ग्रुप इंडिया को किसी सूरत पीछे नहीं देखना चाहता था, इसलिए इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर
बेंगलोर की बुनियाद रख दी ताकि साइंस और रिसर्च की फील्ड में दुनिया का मुकाबला किया जा सके। और इसी इंस्टीट्यूट ने इंडिया को इनका पहला कंप्यूटर और पहला जहाज भी दिया। टाटा ग्रुप खुद तो तरक्की कर ही रहा था मगर अपने वर्कर्स को भी ऐसी फैसिलिटीज फराहम कर रहा था जिसे दुनिया में कोई और बड़ी कंपनी नहीं देती थी। वर्कर्स की शिफ्ट को 8 घंटे तक महदूद कर दिया गया ताकि वो अपने घर जल्दी जा सके और अपनी फैमिलीज को टाइम दे सके। लेकिन आज पूरी दुनिया में यही पॉलिसी अपनाई जा रही है जो कि टाटा ग्रुप ने 100 साल पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी। 1932 में दोराबजी टाटा की जिंदगी का भी डी एंड हो गया मगर दोराबजी टाटा ने इन 28 सालों में टाटा ग्रुप को 3 बड़े सेक्टर स्टील, इलेक्ट्रिक और साइंस दिए। इसके बाद टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जिम्मेदारी जे.आर.डी. टाटा के कंधों पर आ गिरी जो कि दोराबजी टाटा के फैमिली मेंबर थे। जे.आर.डी. टाटा के कंट्रोल संभालते ही इन्होंने इरादा किया कि वो इंडिया को अपनी एयरलाइन देंगे, जिसके बाद इन्होंने टाटा एयरलाइन की बुनियाद रखी जो कि किसी इनकलाब से कम नहीं था। जिसके बाद इंडिया को अपनी खुद की एयरलाइन मिली। 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा कंपनीज को अपने हाथ ले लिया जिसमें टाटा एयरलाइन भी थी, जिसे बाद में इंडिया एयरलाइन का नाम दिया गया। इसके बाद जे.आर.डी. टाटा ने महसूस किया कि इंडिया में कोई इंडियन कॉस्मेटिक ब्रांड नहीं है। इस पर इन्होंने लैक्मे की शुरुआत की, जिसके बाद इन्होंने इस ब्रांड को इंटरनेशनली लेवल की इंस्पिरेशन दी। इसके बाद जे.आर.डी. टाटा ने ट्रांसपोर्टेशन की तरफ रुख किया और इन्होंने ट्रक्स और इंजन बनाने वाली कंपनी की शुरुआत की जिसे आज हम टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं। और ये नाम आज भी इंडिया की मोटर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है। 1960 में जब दुनिया कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ने लगी तो टाटा ग्रुप भी पीछे ना रहा और इन्होंने इंडिया की सबसे पहली सॉफ्टवेयर और आईटी कंपनी टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बना दी। 1989 में जे.आर.डी. टाटा ने महसूस किया कि इंडिया के लोग चाय बड़ी शौक से पीते हैं, इसीलिए जे.आर.डी. टाटा ने इस डिमांड को पूरा करने के लिए एक कंपनी की बुनियाद रखी जिसे हम टाटा टी के नाम से जानते हैं। ये नाम पूरी दुनिया में चाय बनाने वाली कंपनीज में आज तक एक बड़ा नाम है। अब जे.आर.डी. टाटा बूढ़े हो चुके थे और इन्हें एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो कि इसके बिजनेस को और आगे तक बढ़ाए और टाटा ग्रुप को कामयाबियों की और नई मंजिलों तक पहुंचाए। तो जे.आर.डी. टाटा ने अमेरिका से एक अपने फैमिली मेंबर को बुलाया जो कि कोई और नहीं था बल्कि सर रतन टाटा थे। शुरुआत में तो इन्हें सिर्फ टाटा स्टील की जिम्मेदारियां दी गई और सर रतन टाटा टाटा स्टील को लॉस से निकाल कर प्रॉफिट तक ले आए। ये सब देखकर जे.आर.डी. टाटा काफी इम्प्रेस हुए और इन्होंने 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का चेयरमैन बना दिया। रतन टाटा जी मॉडर्न एरा के आदमी थे जो कि हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते थे। रतन टाटा ने देखा कि टाटा मोटर्स ट्रक और कार्स तो बनाती है मगर अभी तक कोई ऐसी गाड़ी इंडिया में नहीं है जो मुकम्मल तौर पर इंडिया में मैन्युफैक्चर की गई हो। कुछ ना कुछ पार्ट्स इन गाड़ियों के बाहर से इंपोर्ट करवाने पड़ते थे। इसीलिए टाटा मोटर्स ने एक नया प्लांट लगाया और 1995 में इंडिया की पहली कार इंडिगो को लॉन्च किया और साथ ही साथ टीसीएस को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में शिफ्ट कर दिया गया और इसे दुनिया की लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनीज में ला खड़ा किया। रतन टाटा जी के अंडर टाटा ग्रुप ने दुनिया के मशहूर ब्रांड्स को खरीदना भी शुरू कर दिया जैसे कि टैटलिटी, लैंड रोवर और जगुआर जैसी बड़ी कंपनीज को रतन टाटा जी ने खरीद लिया। मगर 2012 में बढ़ती एज की वजह से रतन टाटा जी ने एज अ चेयरमैन टाटा ग्रुप से रिजाइन कर दिया और अब रतरंजन चंद्रास्करन टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। टाटा ग्रुप आज ही बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।